आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय कृष्ण गोपाल जी, जिनको हम जिस विषय पर सुनते हैं ऐसा लगता है वो उसी विषय के एक्सपर्ट हैं, ज्ञाता हैं, और जिनसे हम सीखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी विषय की आप गहराई में कैसे जा सकते हैं। आपको हम नमन करते हैं। हमारे बीच नंद कुमार जी सामने उपस्थित हैं। नंद कुमार जी केरला से हैं और आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे हैं। हम आपका वंदन करते हैं। हमारे बीच में दीनानाथ बत्रा जी उपस्थित हैं, जो शायद 10 साल से हमारा और बत्रा जी का लॉयर और क्लाइंट वाला एक रिश्ता रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज बत्रा जी हमारे बीच में हैं। गीता ताई जो हमारे बीच में आज हैं, आपका नाम जुड़ा है आज कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण से, महिलाओं की जागृति से, महिलाओं के समन्वय से हमारा सौभाग्य है आप हमारे बीच में आई हैं। रमा दीदी, हमें ऐसा लगता है कि आप हंसराज की प्रिंसिपल हैं, पर साथ ही साथ हमारी बड़ी बहन हैं और इस कार्यक्रम में परिवार के नाते आप यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में अंजलि देशपांडे जी पुणे से आई हैं, जो दृष्टि नाम की एक सशक्त एनजीओ चलाती हैं, ज़बरदस्त रिसर्च का काम करती हैं। और मेरे बीच में मैं जहाँ तक निगाह ले जा रही हूँ, सभी अपने हैं, सभी प्यारे हैं और सभी वो हैं जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस राष्ट्रवाद की मुहिम में लगे हैं। मैं सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 9 फरवरी को जेएनयू में राष्ट्र विरोधी जो नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, उसके बाद से मीडिया डिवाइड हुआ। और जब वो मीडिया डिवाइड हुआ तो एक कंफ्यूजन क्रिएट की इंटेलेक्चुअल्स में, एकेडमिशियंस में, आम जनता में। सेडिशन है कि नहीं है, देशद्रोह है कि नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। जब कन्हैया कुमार अरेस्ट हुआ, ये कंफ्यूजन तब तक जारी रही और आज भी जारी है। इसीलिए कन्हैया कुमार का जब मैं बेल ऑर्डर पढ़ रही थी, जो 23 पेज का बेल ऑर्डर था, उसमें जज साहिबा ने वो ऑर्डर लिखते हुए क्या कहा है, हाई कोर्ट की जज साहिबा ने, कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कि ये जो देश विरोध का जहर इन स्टूडेंट्स में आया, तो जेएनयू के टीचर्स तुम बताओ, स्टूडेंट्स तुम बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन तुम बताओ कि ये राष्ट्र विरोध का जहर आया तो आया कहां से। जज साहब अपना ऑर्डर शुरू करती हैं और कहती हैं कि बसंत की ऋतु है, चारों ओर बसंत के फूल खिले हुए हैं, क्या कारण है कि जेएनयू में शांति के फूल नहीं हैं? इसका जवाब देना होगा जेएनयू के टीचर्स को। आगे वो कहती हैं कि आज जो ये मेरे स्टूडेंट्स जो जेएनयू के हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं। ये इसलिए लगा पा रहे हैं कि सीमा की सुरक्षा मेरे भारत की सेना का जवान कर रहा है। इसमें एक भी स्टूडेंट 1 घंटे के लिए भी सियाचिन में जाकर खड़ा नहीं हो सकता। आगे जज साहिबा कहती हैं, ये राष्ट्र के विरोध का जहर, ये छूत की बीमारी है, ये इन्फेक्शन है, जिसके लिए पहले एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सख्त दवाइयां दी जाती हैं, तब भी ठीक नहीं होता तो सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, और तब भी अगर गैंग्रीन हाथों और पांव में फैल जाती है तो हाथ पांव को काटना पड़ता है। मैं केवल अभी कंजर्वेटिव मेडिसिन दे रही हूं, एंटीबायोटिक्स दे रही हूं। और आखिर में उन्होंने कहा, अंडरटेकिंग दो कि जो इतने दिन तुम जेल में बिताए हैं, इंट्रोस्पेक्शन तो की होगी, अंडरटेकिंग दो, एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं करोगे, नहीं होने दोगे। और जेएनयू की फैकल्टी को कहा एक
प्रोफेसर को आप अंडरटेकिंग दीजिए कि इसके दिमाग में जो ये राष्ट्र विरोध का जहर है इसको निकालेंगे, इसकी एनर्जी, इसका टाइम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करेंगे। यानी भगत सिंह की तरह बाहर नहीं आया, ये जो बाहर आया है ये 23 पेजों के ऑर्डर में 20 पेजों पर डांट और लताड़ खाकर बाहर आया है। ये जो प्रश्न पूछा जज साहिबा ने कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तो हमें लगा कि हमें भी इस प्रश्न की गहराई में जाना चाहिए कि ये राष्ट्र विरोध का जहर आया तो आया कहां से। YouTube पर सर्च किया और YouTube पर क्या आया कि जब कन्हैया कुमार अरेस्ट हुआ था तो JNU के इस हेट इंडिया ब्रिगेड ने, जिसमें मैं कहती हूँ कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इस हेट इंडिया ब्रिगेड ने कहा हम स्ट्राइक पे जाएंगे। पर वहां 80% से अधिक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट टीचर्स थे, उन्होंने कहा हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो इनको भी पढ़ाना पड़ा। अब ये हेट इंडिया ब्रिगेड के दिमाग में एक आइडिया आया, इन्होंने कहा हम ओपनली पढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में खड़े होकर पढ़ाएंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनलिज्म की पाठशाला। फर्स्ट डे का टॉपिक क्या था? राष्ट्र, एक रोजाना रायशुमारी, राष्ट्रवाद पर कुछ ख्याल, यानी नेशन अ डेली प्लेबिसाइट, सब थॉट्स ऑन नेशनलिज्म। यानी हम रोज देखेंगे अगर भारत ठीक से काम कर रहा है तो वो राष्ट्र है, अगर भारत ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो राष्ट्र नहीं है। उसके बाद जो लेक्चर सीरीज इनकी शुरू हुई, जो पहली मार्क्सवादी टीचर ने आकर पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया? See, idea of nation came in the 18th century in Europe and it came in the 19th century in India. यानी केवल 300 साल पहले ये राष्ट्र की अवधारणा आई। हिंदुस्तान में केवल 200 साल पहले ये राष्ट्र की अवधारणा आई। यानी जब अंग्रेज आए उन्होंने हमें बताकर आया आज से आप राष्ट्र हैं, उससे पहले हम राष्ट्र थे ही नहीं। दूसरा लेक्चर, एक और टीचर आए, उन्होंने क्या पढ़ाया? वो कहते हैं कि व्हाट शुड बी द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का सिंबल क्या होना चाहिए। वो कहते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं, दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है चक्र होना चाहिए, एक ऑप्शन है भारत माता होनी चाहिए। ये सब YouTube पे अवेलेबल है JNU में राष्ट्रवाद की पाठशाला में। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है भारत माँ से ज्यादा बेहतर है चक्र होना चाहिए राष्ट्रवाद का सिंबल, क्योंकि उसके स्पोक्स कभी ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, वो मोर इगैलिटेरियन है, मोर इक्वालिटी में विश्वास रखता है। तीसरा टीचर आया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिस प्रकार से USSR ने 16 स्टेट्स को जबरदस्ती अनेक्स किया था, पॉलिटिकल स्टेट्स को, उनको एक नेशन का नाम दिया था, उसी प्रकार से भारतवर्ष ने 1947 में मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर, केरला, इन सबको अनेक्स किया और इनको राष्ट्र का नाम दिया। तो मुझे ध्यान आया कि ये जहर आया तो आया यहां से। जिनके टीचर ये सिखाएंगे तो वो बच्चे भारत माता की बर्बादी के नारे ही लगाएंगे। तो फिर ध्यान आया या ये टीचर मूर्ख हैं या ये षड्यंत्रकारी हैं। मूर्ख तो हो नहीं सकते, डिग्रीज तो बहुत सारी हैं, यानी ये षड्यंत्रकारी हैं। क्या इनको दिखता नहीं है कि 5 से 15 अप्रैल के बीच में, मुझे ध्यान है कई राज्यों में जाना हुआ, हम जिस राज्य में गए वहां ऋतु नववर्ष मना रही थी, उस राज्य के लोग नववर्ष मना रहे थे। कश्मीर में नववर्ष को नवरेह कह रहे थे, पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तेलुगु, कन्नड़, डेक्कन में युगादि, आसाम में बोहाग बिहू, राजस्थान में स्थापना, पूरा राष्ट्र नववर्ष मना रहा था। उसके बाद दुर्गा पूजा आई, दुर्गा पूजा में पूरे राष्ट्र ने नवरात्र रखे, दुर्गा माँ की पूजा की। केवल पश्चिम बंगाल ने नहीं की, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, चारों ओर माँ दुर्गा की पूजा हो रही थी। अभी जुलाई अगस्त में जब कावड़ की यात्रा निकलती है,
1 से 1.5 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। हिंदुस्तान से जाते हैं, गोमुख की ओर जाते हैं, हरिद्वार की ओर जाते हैं, वहाँ से गंगा जल लेकर अपने यहाँ गांव के, शहर के शिवलिंग में ये जल को अर्पण करेंगे। आदि शंकराचार्य ने पूरे राष्ट्र के चारों कोनों में मठों की स्थापना की। कालिदास ने जब महाकाव्य लिखा मेघदूत, 1600 वर्ष पूर्व जब मेघदूत लिखा, तो उस समय उसमें क्या लिखा कि एक कुबेर, धन का राजा, उसका यक्ष जिसको उसने नजरबंद किया मध्य भारत में, अब उस यक्ष को अपना एक मैसेज देना है अपनी प्रियतमा को अलाका शहर में, माउंट कैलाश में, हिमालय में। तो एक बादल को पकड़ते हैं और कहते हैं, हे बादल, मैं तुम्हें लालच दे रहा हूं, ललचा रहा हूं, तुम जाओ वहां पर, देखो मेरी प्रेयसी को तुम एक संदेशा देकर आओ कि मैं ठीक हूं, मैं वापस आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करे। और जो रास्ता बताते हैं मध्य भारत से लेकर कैलाश पर्वत तक का, कि ये नदी होगी, ये झरना होगा, ये पर्वत होगा, ये तालाब होगा, ऐसे पेड़ होंगे, ऐसे पौधे होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, ये 1600 साल पहले के मेरे भारत का वर्णन है, ये 200 साल पहले का वर्णन नहीं है। और जिस समय यूरोप में लोग ये देख रहे थे कि कच्चा मांस पकाकर खाया कैसे जाता है, तब हमारे यहाँ शास्त्रों की रचना हो चुकी थी, तब भी हम सभ्य थे, तब भी हम सुसंस्कृत थे। और ये कई हजार वर्ष पूर्व की बात कर रही हूँ, जब शायद बाकी लोग तो जन्मे ही नहीं थे। इसके बाद जब कुंभ का मेला लगता है, तो शायद मेरा साधु सन्यासी आपकी अंग्रेजी में इतना पढ़ा लिखा ना हो, पर जब वो गंगा में डुबकी लगाते हैं तो पूरे देश की नदियों को नमन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और जो 4 धाम बनाए गए वो इस राष्ट्र के चारों कोनों में, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका में बनाए गए। कृष्ण भक्ति, आप कहते हैं कि नागालैंड मांगे आज़ादी, अरुणाचल मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी। कृष्ण भक्ति, क्या कृष्ण केवल मथुरा और यूपी के थे? ओडिशा में जिनको जगन्नाथ कहा जाता है, महाराष्ट्र में विदोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर बालाजी कहा जाता है। इनका जो नृत्य रहता है कृष्ण लीला, वो केरल में कथकली रहता है, उत्तर प्रदेश में रासलीला रहता है, गुजरात में डांडिया रहता है। और संबंध, जैसे माने कृष्ण गोपाल जी कहते हैं कि रुक्मणी तो अरुणाचल प्रदेश की थी, तो अरुणाचल के लोग कहते हैं कृष्ण तो हमारे जमाई राजा हुए, हमारे दामाद हुए, तो तुम अरुणाचल को यूपी से अलग कैसे कर सकते हो? उसके बाद नागालैंड में आइए, तो नागालैंड में दीमापुर में भीम की पत्नी हिडंबा पैदा हुई, बेटा घटोत्कच पैदा हुआ। आप घटोत्कच को हिडंबा से अलग नहीं कर सकते, हिडंबा को भीम से अलग नहीं कर सकते, भीम को अर्जुन से अलग नहीं कर सकते, अर्जुन को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। आप नागालैंड को मेरे उत्तर भारत से अलग नहीं कर सकते। जब भारत माँ की तस्वीर आपके सामने आती है तो वो खंड खंड में तस्वीर नहीं है। लाइए एक बार भारत माँ की तस्वीर अपने सामने, ऐसे लगेगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये क्यों नहीं समझ आता उनको जो कहते हैं कि इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, या रोज एक राय शुमारी। हम रोज देखेंगे हिंदुस्तान आज राष्ट्र है, हिंदुस्तान आज राष्ट्र नहीं है। ये समझ आ गया था भगत सिंह को, जब भगत सिंह 23 मार्च 1931 को फांसी का फंदा चूमने जा रहे थे। वो याद कर रहे थे महाराष्ट्र के शिवाजी को, वो याद कर रहे थे मध्य प्रदेश की झांसी की रानी को, और वो कह रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। वो पंजाब के लिए शहीद नहीं हो रहे थे, वो इस राष्ट्र के लिए शहीद हो रहे थे। और जब महर्षि अरविंद से पूछा गया कि आपका इस भूमि के साथ संबंध क्या है, उन्होंने कहा ये भूमि मेरी माँ है, मैं भूमि का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा हाँ,
एक रिलीजन चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक रेस चाहिए, वो हेल्पफुल है, राष्ट्र की अवधारणा के लिए मददगार है, इसेंशियल नहीं है। क्योंकि आप देखिए फ्रांस में तो 3 भाषाएं हैं, स्विट्जरलैंड में तो डिफरेंट रेस है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है, तब भी वो एक राष्ट्र है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो 4 अलग अलग भाषाओं में अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच देता है। ऑस्ट्रिया में कितनी ही रेसेस हैं, तब भी वो एक देश है। पर रोम पूरी कोशिश की उसने डाइवर्सिटी को क्रश करने की, यूनिफॉर्मिटी के नाम पर एक रेस लाया, एक रिलीजन लाया, एक लैंग्वेज लाया, पर एक राष्ट्र के नाते रह नहीं सका, सह नहीं सका, इसलिए समाप्त हो गया। इसलिए आवश्यकता है, महर्षि अरविंद कहते हैं, एक भूभाग, जनसंख्या, सांस्कृतिक एकात्मता, समान इतिहास, समान महापुरुष, समान श्रद्धा केंद्र और फीलिंग ऑफ वननेस। आगे उन्होंने इंडोनेशिया का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। वो कहते हैं इंडोनेशिया तो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ तो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को पालन करते हैं, लेकिन वहाँ विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है, वहाँ ज्ञान के देवता गणेश को माना जाता है। और जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल में जाता है, उसको सचरित्र रामायण पढ़ाई जाती है और उनसे पूछा गया, आप तो इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप तो इस्लाम को मानते हैं, पर क्या कारण है कि आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं? उनका उत्तर था, we have changed our religion, but we have not changed our culture, our history. हमने केवल धर्म बदला है, ना अपनी संस्कृति बदली है, ना सभ्यता बदली है, ना इतिहास बदला है। उनकी एयरलाइंस का नाम आज भी गरुड़ है, जो विष्णु वाहन है, और जो उनका संविधान शुरू होता है, प्रारंभ में लिखा हुआ है उनके संविधान में इंडोनेशिया के, धर्मो रक्षति रक्षतः। इसलिए मजहब से ऊपर राष्ट्र है। ये समझ क्यों नहीं आता? ये शायद इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि जो समस्या दीनानाथ बत्रा जी की है वही हमारी है, वही आपकी है, और समस्या का नाम है बौद्धिक आतंकवाद। यहाँ कक्षा में बच्चा जाता है तो गा से गाय नहीं पढ़ाया जाता, ग से गधा पढ़ाया जाता है। जब भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर के बारे में दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, दे आर नॉट क्रांतिकारी, जो पढ़ाया जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये मिलिटेंट है, ये टेररिस्ट हैं। उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है, ये सब ग से गधा और ये सब पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, तो यहाँ A.K. रामानुजन के BA पास कोर्स में 300 रामायणास में पढ़ाया जाता है, रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था, रावण ने गर्भ धारण किया, 8वें महीने में उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आई। जब 8वें महीने में जोर से छींक आई तो नाक से सीता मैया पैदा हुई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA पास कोर्स की बात कर रही हूँ। और आगे पढ़ाया जाता है लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे, हनुमान एक कामुक व्यक्ति थे जो लंका के शयन कक्षों में रात को विचरा करते थे। और जब इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो क्या कहा जाता है? अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हिंदू फ्रिंज, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। लेकिन जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। इसलिए ये जितना कोर्स मटेरियल था आज चेंज हो चुका है। अंत में मैं कहूंगी कि मार्क्सवादी जब विपक्ष में होते हैं तब इनकी विचारधारा का आंकलन मत कीजिए, जब सत्ता में और पक्ष में आते हैं तब विचारधारा का आंकलन कीजिए। पूछिए उस TJ थॉमस से उसका क्या कसूर था कि उसका दाहिना हाथ केरला में इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछ लिया था प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। उसकी पत्नी ने कुछ वर्षों के बाद 10 मार्च को क्यों आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर? क्योंकि न्यूमैन क्रिश्चियन कॉलेज ने उनको टर्मिनेट कर दिया था और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। पूछिए सर मास्टर जी से
कि उनकी दोनों टांगों को क्यों काट दिया गया था? क्योंकि वो मार्क्सवादी परिवार में पैदा हुए, अब राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। पूछो मास्टर जय किशन से कि क्या उनका जुर्म था कि 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी गई? क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवाद के पुरोधा थे। इसीलिए these Marxists, when they are in opposition, they talk about freedom of expression. लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं, they curb, they crush, they eliminate all opposition. आप राइट टू स्पीच की बात करते हैं, ये राइट टू लाइफ ही खत्म कर देते हैं। इसलिए ये हमें ना समझाएं कि लिबर्टी क्या है और प्रोग्रेसिवनेस क्या है। मैं यही कहूंगी कि ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश विरोध में नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी, और दूसरी ओर वो राष्ट्रभक्त ताकतें हैं जो मेरे सामने बैठी हैं और जिनको कहते हैं ना 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये इतने सशक्त हैं, मजबूत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ये लोग हैं। तो ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वह कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वह शंकर हो जाता है। हम जहां खड़े होंगे, जो हमारी सामर्थ्य होगी, हम 4 लोगों के बीच में होंगे, हम स्टूडेंट्स के बीच में होंगे, प्रोफेसर्स के बीच में होंगे, गांव में होंगे, शहर में होंगे, अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखेंगे, अपने साथियों को राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देश विरोधी नारे नहीं आते हैं, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा के वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।